हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु और हम आज हमारी नई बुक शुरू कर रहे हैं MPS 004, जिसका नाम है तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे और प्रवृत्तियाँ। यानी कि हम इश्यूज़ और ट्रेंड्स को समझेंगे इस पूरी बुक में। इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है तुलनात्मक राजनीति, स्वरूप, महत्व तथा विकास। तो हम इसमें किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे पहले हम देख लेते हैं। हम इसमें इंट्रोडक्शन समझेंगे, प्रस्तावना, फिर हम तुलनात्मक राजनीति और इसका विकास क्या है, हम इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे तुलनात्मक राजनीति का विकास हुआ और इसके विकास क्रम में क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। फिर हम तुलनात्मक प्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो उसका फ्रेमवर्क होगा, क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। फिर हम बढ़ेंगे समसामयिक महत्व की तरफ कि आज के समय में तुलनात्मक राजनीति का कितना महत्व है, क्या ये अपनी लोकप्रियता बढ़ा रही है या खो रही है, या फिर ये जैसी शुरू में थी या फिर जब अपने पीक पर थी वैसी की वैसी अभी तक बनी हुई है। हम ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर हम अपने चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे सारांश के माध्यम से, और फिर हम समझेंगे कि इसके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो कैसे हमें करने चाहिए और साथ में इन्हें एग्ज़ाम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना में लिखा गया है कि देखिए, राजनीति को कई भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, राजनीति विज्ञान को। और उन सब में सिर्फ जितने भी क्षेत्र हैं, उपभाग हैं, उन सब में सिर्फ तुलनात्मक राजनीति ही एकमात्र है जिसमें वास्तविक स्तर के बजाय क्रमबद्ध तरीका अपनाया जाता है। जिसमें क्रमबद्ध तरीका अपनाया जाता है, यानी कि आप कितने भी इसके एरियाज़ देख लो, ठीक है, इसकी डिसिप्लिन देख लो, लेकिन उसमें ओनली तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है हमारा, जिसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है, ना कि वास्तविक स्तर से। यानी कि वो मतलब ऑरिजेंटल नहीं होता है, ठीक है, वो वर्टिकल पढ़ा जाता है। वो पूरा एक तरीके से फॉर्मेशन से कि उसमें क्या फ्रेमवर्क होगा, किन चीज़ों को हमें ऐड करना है, किन चीज़ों को कितने वैल्यू देनी है, किस परसेंटेज पे हमें चीज़ों को समझनी है, किन चीज़ों पर हमें कम फोकस करना है, ये सब चीज़ें तो ये यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखिए, कुछ तो इस क्षेत्र में मतलब जैसे बहुत सारे क्या होता है ना कि बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट या थ्योरिस्ट हैं, उनका क्या मानना है कि हमारी जो तुलनात्मक राजनीति है, ठीक है, उसके विषय और सीमाएं ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। मतलब ना स्पष्ट है, ना इन चीज़ों को परिभाषित किया गया है कि तुलनात्मक राजनीति के हिस्से में या फिर उसके क्षेत्र में कौन कौन से विषयों को शामिल किया जाएगा, या फिर उसकी सीमाएं कहाँ तक है, मतलब किस एरिया के बाद हम उसे पॉलिटिकल साइंस या किसी दूसरे डिसिप्लिन के रूप में पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो हम समझते हैं या जो डिस्प्यूट होता है वो ज़्यादातर होता है IR और CP के बीच में। इनके बीच में, मतलब CP यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और IR इंटरनेशनल रिलेशंस। तो IR और CP के बीच में इतना डिस्प्यूट होने के कारण, और वो कारण क्या है कि इनकी सीमा, इनकी बाउंड्री सेट नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि अगर हम बात करना चाहें कि किसी भी देश की कोई भी व्यवस्था कैसे काम कर रही है, और या फिर हम उस पर बात करें कि उस देश की व्यवस्था में किन चीज़ों का बहुत महत्व है उसे आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें हम कभी कभी IR के थॉट्स को पढ़ते हैं, उनकी थ्योरीज़ को पढ़ते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का जो एरिया है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रेशर ग्रुप होगा, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये सब चीज़ें हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि CP का एरिया कितना है और IR का स्पेस कितना है, जिससे इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट ख़त्म किया जा सके। इसीलिए जो काफ़ी जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने बोला कि जो CP है हमारी, वो झंझटों का केंद्र, मतलब उसे मेसी सेंटर बताते हैं, मतलब कि वो इतना ज़्यादा डिस्प्यूटेड है या फिर इतना ज़्यादा मेसी है, मतलब उसमें सब कुछ इसमें इतना ज़्यादा जोड़ दिया गया है कि उसको समझना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो यहाँ पे कहते हैं क्योंकि इसमें तुलना पर विशेष जोर दिया जाता है। अगर आपको तुलना करनी है कि किसी भी ABCD किसी भी स्टेट के बीच में क्या पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, तो हमें उसके लिए डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। अब डेटा इकट्ठा करने के बाद हम उसमें एनालिसिस करेंगे, क्योंकि डेटा जो है हम उसको तोड़ मरोड़ तो सकते नहीं, उसको फॉर्मुलेट तो कर सकते नहीं है। जो डेटा हमारे पास आया है, सपोज़ कि इसके 40%, इसके 60%, इसके 20% और इसके इसके 90% है ना, ये इतने परसेंट लोग हैं जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। तो जो C कंट्री है उसके सिर्फ 20% लोगों को डेमोक्रेसी पे ट्रस्ट है, वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर
हम कुछ नई थ्योरी बनाना चाहेंगे तो हम इन डेटा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि उनका जो पूरा ध्यान होता है ना, वो ज़्यादातर तुलना पर होता है, वो कुछ नई चीज़ इसमें से फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पे बोला गया है कि इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक कठोर और तकनीक को भरने की कोशिश करता है। मतलब जब वो प्रक्रिया, जब वो हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जब हम तुलना कर रहे होते हैं, हम इन चीज़ों को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि इनका विषय या इनकी सीमाएं कैसी होंगी, तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके या फिर साइंटिफिक मेथड को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अब साइंटिफिक मेथड यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि हमको एक पूरा फार्मूला सेट करना पड़ेगा। अब एक फार्मूला मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि हमारा वाटर का फार्मूला है H2O, और हमें अगर वाटर चाहिए तो हम H2O के अलावा कुछ और उसमें मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल है, इसको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। और हमारा जो सोशल साइंस पूरा का पूरा एज अ सब्जेक्ट, एज अ होल सब्जेक्ट, इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिलोसफी, ये सब आता है। तो एज अ होल सब्जेक्ट ये बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसमें एंथ्रोपोलॉजी को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमंस के बिहेवियर को स्टडी करता है, उनके डिसीजंस को स्टडी करता है, सब कुछ इस पर स्टडी की जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है? ये फॉर्मूला तो ऑब्जेक्टिव है, बट किसी का बिहेवियर वो तो सब्जेक्टिव है, क्योंकि ए पर्सन या ए ग्रुप का बिहेवियर बी ग्रुप के बिहेवियर से बहुत डिफरेंट होगा। ये बात तो समझी हुई है। तो इसलिए बोला गया कि इसमें जो वैज्ञानिक कठोरता का प्रयोग किया जाता है और तकनीकों का, वो इसे काफ़ी मुश्किल बना देता है। फिर वो कहते हैं कि तुलनात्मक सरकार लंबे समय तक उपभाग के रूप में रहती है। तुलनात्मक राजनीति द्वितीय विश्व की अवधि से अपेक्षाकृत एक नया क्षेत्र है। मतलब इन्होंने बोला कि तुलनात्मक एज अ कॉम्पैरेटिव गवर्नमेंट ये बहुत लंबे टाइम तक तो हिस्ट्री में अपनी जगह बना के रही। लोगों ने इसे काफ़ी अच्छे से स्टडी भी किया। जैसे कि हम एरिस्टोटल की बात कर सकते हैं। तो एरिस्टोटल ने जब कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करना शुरू किया था, या उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और जिस पर कंक्लूजन उन्होंने निकाला, तो ये चीज़ सामने आई कि ठीक है, कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स ग्रीक के समय से चलती आ रही है। लेकिन जो उसकी लोकप्रियता थी वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिलती है, जब न्यू नेशन स्टेट फॉर्मुलेट हो रहे थे, यानी वो बन रहे थे, उनका फॉर्मेशन हो रहा था। तो अब उनकी ज़रूरतें, उनका तरीका, उनके ट्रेंड्स, वो सब अलग थे। कभी कभी वो काफ़ी सेम थे, क्योंकि जो उनके जिन्होंने इनके ऊपर रूल किया था, जिन्होंने इनको कॉलोनी बनाया था, उनका जो तरीका था, जैसे कि अब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन एक पूंजीवादी देश है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी सबसे पहले हुआ था। और इंडिया की हालत आप देखो कि इंडस्ट्री में इंडिया की हालत क्या है। तो इसमें आप ये समझोगे कि ब्रिटेन ने करीब 200-300 सालों तक हम पर राज किया। उसके बावजूद यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो बहुत डिफरेंट है, और जो अमेरिका का या फिर कनाडा का डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों? तो यही तुलना की जाती है, और इसको ही लोग कहते हैं कि आप एज अ होल गवर्नमेंट, आप एज अ गवर्नमेंट, ये चीज़ ट्रेंड में रही है, बट अब हमें एज अ पॉलिटिक्स, ठीक है, एज अ हमें कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के रूप में, हमें इसे एक नए फील्ड के रूप में समझने के लिए ये चीज़ सामने आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्योंकि बहुत सारे देश द्वितीय विश्व युद्ध के समय या उसके बाद बने हैं या आज़ाद हुए हैं। अब हम ये देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे ये बताया गया है कि 1980s का जो टाइम पीरियड था, 1980s का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, 1980s का जो दशक है, यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अपने चरम पर था, अपने पीक पर था वो। लेकिन वो इसके बाद यहाँ से ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नए डेवलपमेंट हुए नहीं, और समय ने अपने आप, और आपको पता ही है कि 80s के बाद जब कोल्ड वॉर ख़त्म होने के शुरुआत में आ चुका था कि अब कोल्ड वॉर कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि ये बात डिसाइड हो चुकी थी कि कोल्ड वॉर अब होगा तो नहीं, ये पक्का है, लेकिन हाँ, अब ये कभी भी कोई ख़त्म हो सकता है, और ये हमें 1991 में देखने को भी मिला। तो इसके कारण जब ये चीज़ सामने आई, और अब वो जो चेंजेस आ रहे थे लोगों के आपस में, तो वहाँ पे देखा गया कि जो तुलनात्मक राजनीति ने अपने आप को एक दिलचस्प सब्जेक्ट के रूप में बनाने के लिए एक नया क्षेत्र शुरू किया। वो ये था तुलनात्मक लोक नीति। मतलब एक नहीं, उन्होंने बहुत सारे किए, लेकिन उसमें से जो काफ़ी ज़्यादा फेमस, जिसने बहुत अट्रैक्ट किया सभी को अपनी तरफ, वो था तुलनात्मक लोक नीति। और इसके कारण फिर से तुलनात्मक राजनीति का आपस में तुलनात्मक राजनीति को काफ़ी लोकप्रियता मिली। अब देखिए हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है, सेकंड टॉपिक, ये है तुलनात्मक राजनीति और इसका विकास क्या है। यानी कि मोटे तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का लक्ष्य विभिन्न देशों के बीच प्रमुख राजनीतिक समानताओं और विषमताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करना। यानी कि अगर कोई बोले आपसे क्या कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स क्या है, तो आप उसको, अगर वो इंसान पॉलिटिकल साइंस से नहीं है,
ठीक है, तो आप उसको समझाने के लिए बोल दो कि आप भाई जितने भी देश होते हैं हम उनके बीच में राजनीतिक समानताओं और विषमताओं को की तुलना करते हैं, उनके बीच में जानकारी को इकट्ठा करते हैं। हम इतना बता सकते हैं क्योंकि वो इंसान ने उस ही मैनर में पूछा है। बट जब आप खुद उसके स्टूडेंट रहे हो उस सब्जेक्ट के, तो आप फिर उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे शुरू में तो उन्होंने बोल दिया कि मोटे तौर पर तो तुलनात्मक राजनीति का मतलब ये होता है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आगे कि कुछ साम्यताओं यानी समानताओं और विषमताओं के मिश्रण के परिप्रेक्ष्य में विकास करने का कार्य जो विश्व की सरकारों और जिन स्थितियों में संचालन करती है उन संदर्भों को स्पष्ट करता है। तुलनात्मक सरकार शब्द बिल्कुल पुराना, बल्कि ऊपर वर्णित तुलनात्मक राजनीति एक नया शब्द है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि देखिए आप ये मान लीजिए एक तो कि हमें उनके बीच में जो सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस है उनको हमें इनके लिए हमें डेटा को कलेक्ट करना है। उसके बाद उन डेटा को मिक्स करके या उनको स्टडी करके एक नया पर्सपेक्टिव बनाना है और उस पर्सपेक्टिव को डेवलप करना है और उनको इम्प्लाई करना है पूरी दुनिया की सरकारों पर, या फिर कोशिश करना है कि उन पर इम्प्लाई हो जाए। तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा जो तुलनात्मक राजनीति है वो ठीक से उसने अपना काम किया कि नहीं। अब यहाँ पे वो दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंस दिखाना चाहते हैं। वो ये है कि वो है, देखिए, तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति। वो कह रहे हैं कि जो तुलनात्मक राजनीति है ये नया शब्द है और तुलनात्मक सरकार है जो पुराना शब्द है। अब इनके बीच में क्या महत्वपूर्ण, इनके बीच में क्या परिवर्तन हुआ है, इनके नाम के बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे ये अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे, हम आगे देखेंगे हमारे नेक्स्ट पेज पर। वो है, देखिए, पहला जो है कि पहले का उल्लेख परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में किया जाता है, यानी कि क्लासिकल हमारा जो पर्सपेक्टिव होगा हम उसके रूप में उसे समझेंगे। और जो दूसरा है उसको हम मॉडर्न अप्रोच के रूप में जानते हैं। पहला हो गया क्लासिकल अप्रोच और दूसरा हो गया मॉडर्न अप्रोच। यहाँ पर बोला गया कि 1995 में आर.सी. मैकग्रीडीज ने दोनों में अंतर बताते हुए कहा कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो गैर तुलनात्मक, विवरणात्मक, पक्षपातपूर्ण, गतिहीन तथा प्रबंधकीय है। इन विशेषताओं पर संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है। वो हम समझेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने इनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया है और उन्होंने यही शब्द क्यों यूज़ किए हैं क्लासिकल थ्योरी के लिए। तो देखिए, उन्होंने क्लासिकल थ्योरी को बोला कि पहली बात तो ये भाई नॉन कॉम्पेरेटिव है, दूसरा ये बहुत डिस्क्रिप्टिव है, ये पक्षपातपूर्ण है। पक्षपातपूर्ण क्यों है मैं इसका थोड़ा एग्जाम्पल अभी दे देती हूँ। ये कि कंपैरेटिव की स्टार्टिंग हम समझ गए हैं, हमने एरिस्टोटल के टाइम से देखो या फिर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से देखो, वो यूरोप में हुई है। यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट कहाँ स्टैंड करता है, इन द सेंस कि वो उसका डेवलपमेंट कैसा है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री कैसी रही है और उसका मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें कैसी रही है, ये डिपेंड करता है, क्योंकि हम उसकी तुलना करेंगे। अब देखिए, जब तक अमेरिका डेवलप नहीं हुआ था एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री और एज अ फर्स्ट वर्ल्ड, तो तब तक तो भाई जो भी पूरा का पूरा सेंटर था वो यूरोप में था स्टडी का, तो उसे यूरोसेंट्रिक माना जाता है। उसके बाद फिर अमेरिकन थ्योरिस्ट हुए, उन्होंने बोला कि आपका जो तरीका है वो गलत है, क्योंकि आप इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ को इंक्लूड नहीं करते, तो उन्होंने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि पक्षपातपूर्ण वो किस सेंस में है। हम गतिहीन को समझेंगे और कहेंगे, और इसमें है फिर कि वो मैनेजमेंट, मतलब जो उनका मैनेजमेंट था वो किस तरीके का था, मतलब कि उनके जो फ्रेमवर्क होते थे ना वो पर्टिकुलर चीज़ें उसमें ऐड होती थी और वो उन्हीं मान्यताओं को आपको अप्लाई करना होता था और उन मान्यताओं को अप्लाई करने के बाद जो आउटकम आता था आप उसी से रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है वो है, परंपरागत दृष्टिकोण गैर तुलनात्मक तथा विवरणात्मक था या थी। इसमें मानक पाठ्य पुस्तकों में एक के बाद एक अनेक देशों के विवरण दिए गए होते हैं, परंतु तुलना की बहुत कम कोशिश की जाती है। इसलिए प्रबंधकीय स्वरूप का हो गया है। यहाँ पे बोला गया कि इसमें जो तुलना थी वो बहुत कम होती थी, मतलब ये लोग विवरण देते थे यानी डिस्क्रिप्शंस देते थे और डिस्क्रिप्शन देने के कारण ये लोग तुलना पर विशेष ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए जो इसका स्वरूप हो गया वो प्रबंधकीय हो गया। अब है कि हमारे देश, जैसे हमारे यहाँ देश के उत्कृष्ट अध्ययन किए गए हैं, परंतु यह समझने की कोशिश नहीं की गई कि किन्हीं खास देशों में क्यों बहुदलीय प्रणाली थी तथा किसी एक देश में लोकतंत्र दूसरे लोकतंत्र से बेहतर क्यों रहा है। अब ये उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट किया है, अब उसको हम समझेंगे नेक्स्ट हमारे पॉइंट से कि इसका कारण यह था कि परंपरागत दृष्टिकोण दायरे में अपेक्षाकृत कम संकीर्ण था। यह औपचारिक वैधानिक दृष्टिकोण पर आधारित था जो कि कुल मिलाकर राजनीति शास्त्र की विशेषता व्यक्त करता था। मतलब कि इन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन को यहाँ पर अराइज किया, वो ये था कि हम
कैसे समझेंगे इन चीज़ों को कि कुछ खास देशों में बहुदलीय प्रणाली है, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि किसी एक देश का लोकतंत्र किसी दूसरे देश के लोकतंत्र से बेहतर क्यों है। ये क्वेश्चन उन्होंने 2 क्वेश्चन खड़े किए। तो हम सेकंड पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम समझेंगे कि सेकंड वो क्या बोलना चाहता है। आप देखिए, ये हमारा ए कंट्री है, ये हमारी बी कंट्री है। अब हमें बात करनी है लोकतंत्र की, तो हम एग्जांपल चलो अमेरिका और इंडिया का लेते हैं। देखिए, अमेरिकन जो हमारी जो अमेरिकन लोकतंत्र है, जो हमारा, जिसे हम बहुत ओल्डेस्ट कहते हैं, और इंडिया का बहुत वाइडेस्ट नहीं, बहुत बड़ा, बिगेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में अंतर क्या है? पहली बात तो इनके बीच में अंतर है इनकी हिस्ट्री। दूसरा, इनके बीच में अंतर हो सकता है कि यहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है, यहाँ के लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी, इनकी इकोनॉमिक कैसी है, ये इन लोगों के कल्चर कैसे हैं, सब कुछ डिपेंड करता है। उसके बाद हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ए देश का बेहतर है या बी देश का बेहतर है, या फिर उसमें और भी हो सकता है कि उनके लीडर्स लोगों को क्या प्रोमिस कर रहे हैं, वो उन्हें किन प्रोमिस को वो पूरा करते हैं, किन को वो नेगलेक्ट कर देते हैं, उनका इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा है, उनके इंटरनेशनल ट्रेड कैसे हैं, और वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने ट्रेड के रूप में कहाँ स्टैंड करते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है। उसके बाद आप कोई भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ पे यही बात की गई है कि इसका कारण यह है कि परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो अपने दायरे में कम संकीर्ण, मतलब बहुत ज़्यादा वो ऐसा नैरो नहीं था कि ये चीज़ों को कैसे कैसे हमें डिस्क्राइब करना है, मतलब वो डिस्क्रिप्शन पे हमेशा ध्यान तो देता ही था। वो कहता था कि भाई हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रयोग करेंगे। और आपको पता होगा कि जो हमारा पुनर्जागरण की शुरुआत हुई है वो हुई है यूरोप से ही। अब यूरोप से जब पुनर्जागरण की शुरुआत होगी, वो हर चीज़ में वैज्ञानिक पद्धति या तरीकों या दृष्टिकोण को यूज़ करेंगे, तो फिर वो पॉलिटिकल साइंस में भी यूज़ करेंगे। हमने जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा था तो हम उसमें ये चीज़ समझ चुके थे कि कैसे पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी अलग चीज़ें हैं, और उनको हमें कैसे एक साथ बैलेंस करके चलना है, या फिर पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग क्या निकाला गया कई बहुत सारे थिंकर्स के बीच में। तो वही है कि ये वैधानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन दोनों को ज़्यादा वो यूज़ करते थे। उसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम था कि जैसे कि इनके नाम में अर्थ होता है कि सरकार और संस्था के औपचारिक प्रक्रिया के अध्ययन तक सीमित था। इसके विपरीत तुलनात्मक राजनीति दायरे में अपेक्षाकृत व्यापक होती है, तथा यह न केवल संस्था को अपने दायरे में कर लेती है बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो राजनीतिक सरकार थी, जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इनके बीच में क्या अंतर? इनके बीच में अंतर ये है कि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है वो अपने अंदर संस्थाओं की बात करती है, सरकार की बात करती है, राजनीति की बात करती है। लेकिन जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो अपने अंदर बात करती है कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया कि राजनीतिक दल क्या होगा, ठीक है, राजनीतिक दल और यानी पॉलिटिकल पार्टीज, यानी प्रेशर ग्रुप्स होंगे और अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब का क्या एक इम्पैक्ट रहेगा किसी की भी देश की राजनीति को डेवलप करने में या उसकी डेमोक्रेसी को डेवलप करने में। अब हम आगे देखेंगे दूसरा, परंपरागत दृष्टिकोण के विपरीत तुलनात्मक राजनीति दृष्टिकोण में बहुसंख्यक है। यह न केवल राजनीति शास्त्र से ग्रहण करता है बल्कि इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र भी ग्रहण करता है। देखिए, जो पहला जो हमारा जो क्लासिकल अप्रोच था, ठीक है, उससे मॉडर्न अप्रोच किस तरीके से अलग है? जो क्लासिकल अप्रोच था वो तुलनात्मक राजनीति, मतलब जो हमारे तुलनात्मक राजनीति उसको सिर्फ राजनीतिक विज्ञान का ही विषय मानकर काम करता था। लेकिन जो हमारा मॉडर्न अप्रोच है वो सिर्फ राजनीतिक शास्त्र को नहीं अपने अंदर समाहित करता है, यानी उसकी स्टडीज़ को नहीं लेता है, बल्कि वो हिस्ट्री पे ध्यान देता है, वो उनकी इकोनॉमी, उनकी सोशियोलॉजी, इन सबको ध्यान में रखने के बाद अपना आउटकम या फिर अपना कंक्लूजन देता है। यहाँ पे ये बात इन्होंने एक्सेप्ट किया। अब इसके अलावा जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो तीसरी पॉइंट वो ये होगी कि परंपरागत दृष्टिकोण संकुचित था, जो कि यूरोपियन सरकारों तक सीमित था, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। जिनके कारण इसके विचार में विश्लेषण यूरोप केंद्रित थे, यानी यूरोसेंट्रिक थे। अब वो वहाँ के लोगों को डेवलप करेगा, वहाँ के लोगों की स्टडी करेगा, तो वो यूरोसेंट्रिक तो ही बनेगा ना। अगर वहाँ मानो यूरोप में 50 देश हैं और 50 देश में से करीब 40 के पास डेमोक्रेसी है और वो 40 अच्छे खासे डेवलप्ड हैं फाइनेंशियली, मतलब इनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस खुद यूरोप में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी बहुत अच्छे हैं, उनका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, तो उनकी जो डेवलपमेंट होगी आप वो उन लोगों से कैसे कंपेयर कर सकते हैं जो कि अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं। इसीलिए इसको यूरोसेंट्रिक बोलकर एक्सेप्ट नहीं किया गया, डिनाई कर दिया गया। युद्ध के उपरांत की अवधि ने इस क्षेत्र के दायरे में बढ़ोतरी पाई, क्योंकि उपनिवेशवाद के बाद
राज्यों में वृद्धि हुई, जिससे नए सैद्धांतिक तथा क्रमबद्ध वर्जन सामने आने लगे। मतलब जब पहले तो ये यूरोसेंट्रिक था तो लोगों ने इसको डिनाई किया, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और बहुत सारे नए देश उभर कर सामने आए तो उनके बीच में जो डिफरेंस थे हमें वो पढ़ने थे, उनकी स्टडी करनी थी और हमें ये जानना था कि वो कैसे बन रहे हैं, उनका फॉर्मेशन क्यों और किस तरीके से हो रहा है। तो इसने अपने आप को यूरो सेंट्रिक ना करके इसका जो ध्यान था वो और अलग कॉन्टिनेंट्स की तरफ या फिर उनके उनमें बसने वाले देशों के व्यवस्थाओं पर पढ़ने लगा। यहाँ पे बोला गया है कि अतः पारंपरिक दृष्टिकोण स्थैतिक हो गया और ये समझने का प्रयास नहीं किया गया कि व्यवस्था में परिवर्तन क्यों होता है। या मतलब यहाँ पे इन्होंने इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, ना इन्होंने समझा कि भाई परिवर्तन आ रहे हैं अगर किसी भी व्यवस्था में तो वो परिवर्तन का कारण क्या है। उनका जो पूरा ध्यान था वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता था कि परिवर्तन हुए या नहीं हुए। यहाँ पर बोला गया कि इसके विपरीत जो तुलनात्मक राजनीति है वो राजनीतिक व्यवस्था में परंपरा से आधुनिकता की और परिवर्तन कैसे होता है इस बात पर ध्यान दे रही थी। वो ध्यान दे रही थी कि त्वरित परिवर्तन से कैसे मतलब जो है उसने इस बात पर ध्यान दिया कि परिवर्तन हो कैसे रहा है, साथ में परिवर्तन त्वरित है या नहीं है, उस परिवर्तन की तुलना कैसे की जा सकती है, मतलब कि किस जो व्यवस्थाएं है अगर हम यहाँ पे 40 देशों की हमने जो बात की थी तो उन 40 देशों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, क्या वो जल्दी है या वो स्लो है या फिर वो अपनी परफेक्ट टाइम पीरियड पर हो रहा है और सबके परिवर्तन अलग अलग क्यों है, इन सब चीज़ों को उसने स्टडी करने की कोशिश की थी। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे हमारा। सन 1950-60 के दशकों में हैरोल्ड लासवेल और गैब्रियल ऑलमोट जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति को तराशने का बीड़ा उठाया और तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को प्रतिस्थापित किया। मतलब कि इन लोगों ने ये लक्ष्य रखा कि हम तुलनात्मक राजनीति को इम्प्रूव करेंगे, हम सीपी को इम्प्रूव करेंगे और उसको एक अच्छे विषय के रूप में राजनीतिक सिद्धांत से अलग रखेंगे और साथ में उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी अलग करेंगे। यानी कि उसका जो फील्ड होगा वो मतलब वो एक सब डिसिप्लिन होगा तो पॉलिटिकल साइंस का ही, लेकिन वो एज अ फील्ड वो एक नया स्टैंड रखेगा अपने लिए, उसकी बाउंड्रीज बहुत सेट रहेगी। मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था आईआर के बारे में, तो जो वो चीज़ उन्होंने ये बोला कि हम वही चीज़ें बता रहे हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस से या पॉलिटिकल थ्योरी से इसको अलग रखेंगे, प्लस हम इसको आईआर के भी स्पेस में या एरिया में आने नहीं देंगे। इससे क्या होगा कि इनके बीच में जो डिस्प्यूट जो मैस होता है इनके बीच में वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तुलनात्मक राजनीति को राजनीतिक सिद्धांत से भिन्न बताया गया क्योंकि इसमें न केवल सैद्धांतिक करण शामिल था अपितु वर्गीकरण, श्रेणीकरण और विभिन्न भिन्नताएं के बीच संबंध की तलाश करना, उप सिद्धांत का निर्माण, साम्राज्यवादी परीक्षण आदि शामिल थे। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि ये क्यों राजनीतिक सिद्धांत से अलग है और उसमें अलग होने के कारण है कि ये सैद्धांतिक नहीं था, सिर्फ सैद्धांतिक नहीं था बल्कि ये क्लासिफाइड करना जानता था, ये चीज़ों को अरेंज करना जानता था, उनके बीच में डिफरेंसेस को कैसे ढूंढना है, उनके सिद्धांतों का निर्माण कैसे करना है, साम्राज्यवाद कैसे बढ़ रहा है उसको ख़त्म नहीं उसकी चीज़ों को स्टडी करना, ये सब उसके मेन चीज़ों के रूप में ये सामने देखने को मिलते हैं। अब हम इसके अलावा ये जानेंगे कि इस प्रकार अनेक सैद्धांतिक उपकरण जैसे कि पार्टी प्रणाली, संघवाद, संसदीय प्रणाली आदि क्रमबद्ध को फॉर्मूलाबद्ध किया गया। देखिए जो हम यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये क्यों इस चीज़ से अलग है, उसने उस चीज़ को अलग होने के कारण कुछ तो ये दे दिया। अब उनको एक्सप्लेन करते हुए बोला कि अब हम इन फ्रेमवर्क को अप्लाई कैसे करेंगे, तो इनको अप्लाई करने के लिए हमें इन चीज़ों की स्टडी करना ज़रूरी है ताकि ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके और जो हम आउटकम चाहते हैं वो एक अच्छा और एक्यूरेट आउटकम निकल कर आए। तुलनात्मक राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ सीमा संबंधी समस्याएं थी और अब भी बनी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बीच सामान्य आधार हैं। इनमें से पूर्ववर्ती प्राय विश्व पूंजीवादी प्रणाली के दायरे के अंदर घिरे हुए देशों का प्राय अध्ययन करता है। यहाँ पर मतलब इन्होंने बोल दिया है कि इनके बीच में जो समस्याएं हैं वो क्या है और वो समस्याओं का कारण क्या है। वो समस्याओं का कारण ये है कि जो पहले से इस्टेब्लिश कंट्रीज थी उनकी जो सिस्टम थी उनका जो सिस्टम था वो था कैपिटलिस्ट, और जो नए जो कंट्रीज़ बन के आ रहे थे वो कैपिटलिस्ट नहीं थे, वो या तो बहुत ज़्यादा गरीब थे या तो फिर वो ज़्यादातर सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के रूप में ही देखने को मिले थे क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन करके अपने आप को आज़ाद कराया था तो इसीलिए वो उनका जो झुकाव था उन व्यवस्थाओं पर ज़्यादा देखने को मिलता था। यहाँ पर एजी फ्रैंक, इमैनुअल और वॉलस्टीन जैसे अनेक विद्वानों ने प्रणाली का उपयोग करते हुए एक बड़े पैमाने पर निर्भरता तथा कम विकास जैसे दृष्टिकोणों का विकास किया। उन्होंने
इस चीज़ को स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ से एक आउटकम निकाला कि अब हम अगर किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो हमें निर्भरता और कम विकास यानी कि डिपेंडेंसी और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ या अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ ऐसी चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंट्रीज़ भी तो जैसे एशिया है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा गरीब थी। आप खुद इंडिया की कंडीशन देख लीजिए 1947 में क्या थी और आज क्या है, या फिर पाकिस्तान की कंडीशन आज क्या है और उस समय कैसी थी। उसने अपने आप में ज़्यादा डेवलपमेंट लाया नहीं है, अगर वो लाए भी तो वो उधार के माध्यम से वो लाए। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि हमें कैसे, मतलब इन थिंकर्स ने वो हमें एक नया टूल दिया स्टडी करने के लिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि जबकि अन्य मामले में अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही मुख्य विषय है। क्षेत्र अध्ययन दूसरे विश्व युद्ध के समय तब उठे जब नीति निर्धारण करने के लिए युद्ध के दौरान सामरिक दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संरचना के बारे में जानकारी रखना आवश्यक थी। मतलब कि इन्होंने ये बात बोली है कि जो एरिया का जो स्टडी होती है, किसी भी फील्ड की स्टडी होती है, तो उसमें कौन सी नीतियाँ प्रयोग में की गई है या कैसी नीतियाँ बनकर आएंगी, उसकी स्टडी कैसे की जाएगी। तो उन्होंने उसकी स्टडी करने के लिए इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना, इन सब बातों को हमेशा ध्यान में रखा। यहाँ पे फिर बोला गया कि विद्वानों का दल बनाने की आवश्यकता हुई, जिसमें समाजशास्त्री होते थे जो गंभीर से गंभीर किसी क्षेत्र पर प्रकाश डालते थे तथा अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा सकते थे। मतलब उन्होंने बोला कि जब हम इन चीज़ों को करने की शुरुआत करेंगे तो हमें एक ग्रुप ऐसा रखना पड़ेगा जो कि सोशलॉजिस्ट का हो, सोशलिस्ट नहीं, सोशलॉजिस्ट का हो, और वो हमें अच्छे से चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, हमें डेटा वो अच्छे से प्रोवाइड करा सके, और उन्हें किन डेटा को पहले बाद में, मतलब जो प्रोसेस होता है उसके लिए उनकी हमें ज़रूरत है। उन्होंने ऐसे यहाँ पर बात अपनी रखने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ये कि तत्कालिक घटनाओं को एक प्रमुख अंतर यह है कि क्षेत्र अध्ययन विशेषज्ञ ऐसे आंकड़े प्रत्याय रूप से उपलब्ध करा सकते हैं जो तत्कालिक घटनाओं को स्पष्ट करता है। यानी कि स्टेट जो है हमारा, उसके पास ये अच्छी जिम्मेदारी है कि जो हमारा जो क्षेत्र अध्ययन होंगे, ठीक है, जिन क्षेत्रों का अध्ययन होगा, जो किसी विशेषज्ञों को दिए जाएंगे कि उनको आपको इस एरिया की स्टडी करनी है, वो हमें जो आंकड़े हैं वो अच्छे से उपलब्ध करा सके और साथ में उन घटनाओं को अच्छे से स्पष्ट करा सके। जैसे कि आप मान लीजिए 1917 की वोल्शेविक क्रांति, यानी कि हमारा वोल्शेविक या फिर रशियन रिवॉल्यूशन जो 1917 में हुआ था, तो वो क्यों हुआ था, उसके पीछे का कारण और उसके डेटा अगर ही हमारे पास सही होंगे तो हम चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या समय रहते इस परिवर्तन को, इस क्रांति को रोका जा सकता था। अगर नहीं तो क्या ये क्रांति और भी व्यापक रूप ले सकती थी। अगर रोका जा सकता था तो क्या इसका रिजल्ट निकलता। ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस प्रकार तुलनात्मक सरकार से राजनीति की ओर जो अंतकरण होता है उस संबंध में युद्ध के पश्चात के तात्कालिक अवधि में दो परिवर्तन के संकेत मिलते हैं। मतलब कि आप जब तुलनात्मक सरकार से राजनीति की तरफ जा रहे हैं, जो संक्रमण आप देख रहे हैं, यानी कि ये आपका ये सरकार का एरिया है और ये तुलनात्मक राजनीति, तो इसके बीच में ये जो ट्रांजिशन टाइम पीरियड है ना, जैसे हिंदी में संक्रमण कहते हैं, जो ये टाइम पीरियड है, यहाँ पर हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं और वहाँ पर ये दो परिवर्तनों के नाम ले रहे हैं। एक तो हो गया कि राजनीति शास्त्र के विषय में एक आंतरिक विकास और दूसरा साम्राज्यवादी क्षेत्र का विस्तारण ताकि नए राज्यों को शामिल किया जा सके जो कि उपनिवेश काल के पश्चात अस्तित्व में आए थे। यानी कि एक तो किसी भी देश की राजनीति में आंतरिक विकास कैसा है और दूसरा कि जब ये लोग अपने आप को उपनिवेशवाद से ख़त्म कर चुके थे या बाहर निकाल चुके थे तो नए देशों का अस्तित्व कैसा रहेगा, उनकी व्यवस्थाएँ कौन सी आएंगी। 1950 के दशक में 1950 के दशक के अंतिम वर्षों के दौरान राजनीति शास्त्र व्यवहारिक क्रांति द्वारा प्रभावित हुआ था। एक मिनट। जिसने मानव शास्त्र, समाजशास्त्र को पहले ही प्रभावित किया था। इसने अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक इच्छा तथा बहुविभाज्य दृष्टिकोण की आकांक्षा पैदा की। यानी कि 1950 के दशक के टाइम पर एक नया हमें देखने को मिलता है एरिया या डिसिप्लिन, वो था बिहेवियर रिवॉल्यूशन, ठीक है, बिहेवियरिस्ट रिवॉल्यूशन यानी कि व्यवहारिक क्रांति। और इसने अपने आप में मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी और समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी को भी इंक्लूड किया, उनको प्रभावित किया।
और अगर हमें पता है कि अगर हम इन चीज़ों को, अगर हम किसी के बिहेवियर को स्टडी करना जान चाहते हैं, तो हमें उसके आसपास का क्षेत्र, हमें उसके समाज को, उसकी व्यवहार को, सब कुछ को स्टडी करना होगा, तभी चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए किसी कंट्री या किसी स्टेट के बीच में आपस में या खुद उसके अंदर भी अगर कोई स्टडी चाहिए तो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब व्यवहार संबंधी क्रांति का तात्पर्य यह था कि नियमों की तुलना में व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि जो हमारे नियम हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बिहेवियर है। क्योंकि नियम तो सबके लिए समान बनाए जा सकते हैं, लेकिन सब उन नियमों के प्रति लोगों का व्यवहार कैसा होगा ये डिपेंड करता है। इस प्रकार विभिन्न देश तथा विभिन्न क्षेत्रों में, राजनीति के क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में आंकड़ों का क्रमबद्ध तरीके से संग्रहण करने की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि सिद्धांत के बिना आंकड़े आधे रह जाते हैं। व्यवहारिक क्रांति में अवधारणाओं, आदर्शों और उप सिद्धांतों का स्पष्ट विस्तार था। विकासशील विश्व के उभरने से राजनीति और समाज तथा समृद्ध और गरीब देशों, विकास तथा आधुनिकीकरण के बीच विभिन्नताओं के स्पष्टीकरण के प्रति समग्र नवीन दृष्टिकोण को प्रेरित किया। यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो नए गरीब देश या फिर विकासशील देश या फिर और भी जो देश थे, जो अल्प विकसित देश थे, इनके बीच में क्या अंतर होगा, ठीक इसमें विकसित देशों की बात भी कही गई है, और इनके बीच में किस प्रकार का दृष्टिकोण हमें देखने को मिलेगा। इसके कारण हमें कुछ नए दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पे वही चीज़ समझेंगे। अब जैसे तुलनात्मक राजनीति में दो ढांचों के इस्तेमाल की प्रक्रिया सम्मिलित हुई। पहला, प्रणालियों का दृष्टिकोण, दूसरा संरचनात्मक कार्य विश्लेषण। यहाँ पे इन्होंने दो ढांचों की बात की गई है। अब प्रणाली की धारा जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान से ली गई, जहाँ मानव शरीर या कोई मशीन एक प्रणाली के रूप में अभिकल्पित होती है। उसके साथ साथ उप प्रणाली की भी अभिकल्पना की जाती है, जिनकी सीमाएं होती हैं, परंतु वे अत्यंत निकटता से अंतर संबंध तथा अतिछादित कर लेती हैं। इसलिए मानव समाज विभिन्न प्रणालियों, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली आदि से बना हुआ है। मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला कि कैसे मानव के अंदर, मतलब इन्होंने एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी का दिया है कि कैसे मानव की जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसके अंगों के बीच में उसका संतुलन, उनके प्रयोग, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, और किस अंग की सीमाएं कितनी हैं, वो कितना कैपेबल है वगैरह। तो जब हम समाज की बात करते हैं तो हमें समाज में भी इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिसमें मानव का हस्तक्षेप होता है, उसके उसमें बिहेवियर को हमें स्टडी करना है कि कैसे वो सामाजिक ताने बाने से अपने आप को उसमें जोड़ता है और समाज में किस तरह के बदलाव लाता है। अब देखेंगे आगे हम। इसलिए मानव समाज विभिन्न प्रणालियों, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली आदि से बना। मतलब जो जो हमारा समाज है उसमें हमें राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली और एक्सेट्रा हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखिए कि प्राणी जितनी भी अधिक जटिल है उतनी ही अधिक विकसित है अथवा आधुनिक है। यानी कि इन्होंने बोला ये जो प्रणाली है ये जटिल तो है, इनको समझना मुश्किल तो है, क्योंकि किसी के बिहेवियर को समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। एक ग्रुप में खुद रहने वाले 10 लोगों के बिहेवियर, उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी सब बिल्कुल अलग अलग होगी, चाहे वो कुछ भी करते हों, लेकिन उनके समाज का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, उनके बिहेवियर, सब चीज़ का असर तो देखने को मिलता ही है। कोई थोड़ा कम इंटेलिजेंट होता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे भी बोला कि जो प्रक्रिया है या ये प्रणाली है जटिल तो बहुत है, लेकिन ये विकसित है और इसने अपना विकास करके अपने आप को आधुनिक भी बनाया है। अब देखेंगे हम राजनीतिक प्रणाली की अवधारणा ऐसी प्रणाली के रूप में की गई जिसमें नीतियों पर अमल की कार्रवाई और अधिक विकास के लिए की जानी चाहिए। संरचनात्मक कार्य दृष्टिकोण में इसके पूरक के रूप में समाजशास्त्र ग्रहण करते हुए मूल्य मुक्त राजनीति शास्त्र तैयार करने का प्रयास किया, जो सभी प्रणालियों के बारे में बताता है और जिससे बुनियादी ढांचा तथा कार्य हैं जिसमें उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणालियों के स्तर को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिनकी तुलना की जा सकती है। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये बात बोली है कि जो भी हमारे जो भी हम प्रणाली, अवधारणाओं को हम प्रयोग में लाते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो किन चीज़ों पर अमल करता है, यानी किन नीतियों पर अमल करता है, उनका विकास का क्रम कैसा रहा है, और साथ में कि उसकी संरचना कैसी रही है। क्योंकि आप एग्जाम्पल के लीजिए कि
एक पॉलिसी हम बना रहे हैं, जैसे इंडिया में कि कोई एक पॉलिसी बनाई गई, सर्व शिक्षा अभियान को हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान था वो क्यों किसी ए स्टेट में ज़्यादा ग्रो किया और क्यों बी स्टेट में उसका ग्रो या उसकी ग्रोथ कम रही और सी में वो जितना था वो उतना ही रहा। तो ये सब चीज़ें बता रही है कि क्यों एक ही चीज़ें उसमें सब कुछ, मतलब एजुकेशन का तरीका वगैरह सब कुछ बताया गया है, टीचिंग मेथड सब कुछ है, कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, उनकी स्टडी कैसे कराई जाएगी, सब कुछ बताया गया है। तो क्यों कोई ए स्टेट ही उसमें अच्छे मार्क्स या अच्छे पॉइंट्स ला रहा है या अपने आप को रैंक 1 पे ला रहा है और क्यों कोई बी स्टेट या तो नीचे चला जा रहा है उनकी, या फिर एजुकेशन लेवल उनका अच्छा नहीं है वहाँ के जगह का, उस स्टेट का, और कोई एक स्टेट है जो जैसे पहला था वहाँ 50% पढ़े लिखे थे और वो 50% अनपढ़ थे, वो आज भी वैसे का वैसे कायम है। तो इनके बीच में इतना अंतर क्यों है जब चीज़ें हमारे पास, रिसोर्सेज हमारे पास एक ही है। तो यहाँ पे वो यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की समाप्ति के परिणाम स्वरूप अनेक नए राज्यों के उभरने से इस सिद्धांत को पनपने का प्रोत्साहन मिला। मतलब जो हमारा सिद्धांत है वो औपनिवेशिक क्रिया जब खत्म, मतलब जो कॉलोनाइजेशन था वो जब ख़त्म होने लगा और लोग जब नए नए देश बनकर आने लगे, तो फिर हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो नए राज्य होंगे वो अपने सिद्धांत बनाएंगे और वो उन सिद्धांतों को प्रोत्साहित भी करेंगे। अब देखिए कि मुख्य दुविधा ये थी कि क्या जिन सैद्धांतिक उपकरणों तथा तकनीकों का इस्तेमाल यूरोपीय सरकारों के लिए किया जाता था, क्या नए राज्य के अध्ययन के लिए उन्हीं का उपयोग किया जाए तथा इसके लिए किसी परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुदलीय प्रणाली, संघवाद, संसदीय और राष्ट्रपतीय प्रणालियों जैसी अवधारणाएं लंबे समय से पश्चिमी सरकारों के तुलनात्मक निरीक्षण के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम किसी प्रणाली को एक्सेप्ट तो करते हैं, देखिए पहले तो यूरोसेंट्रिक था, फिर बाद में नए देश बनकर आए, अब ये लोगों को ज़रूरत महसूस होने लगी कि हम जो बनाएंगे अपने फ्रेमवर्क उसमें अल्प विकसित देशों को या फिर लैटिन अमेरिकन या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ को उसमें इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। और अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमें उसकी स्टडी के लिए बहुत सी चीज़ों को भी इस्तेमाल करना होगा, जैसे बहुदलीय प्रणाली, उनका संघवाद, संसदीय तथा राष्ट्रपतीय प्रणाली, यानी कि उनके प्रेसिडेंशियल एंड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इन सब की स्टडी, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, समझनी होंगी, तभी हम कोई एक अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इस लाइन से, कहाँ गया, क्या वे गैर पश्चिमी सरकारों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए यूरोप उपयोगी रहेंगी, जैसा कि लुसियन पाई ने दावा किया कि इतिहास तथा संस्कृति की विभिन्नताओं के कारण कई गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रक्रिया स्पष्ट रूप से उभरी है और पूर्व और पश्चिम के बीच विभिन्नताओं के मामले में केवल यह रियायत की जा सकती है। मतलब इन्होंने बोला कि जो भी हम चीज़ों को स्टडी करेंगे तो हम उसमें उन प्रक्रियाओं को तो समझने की कोशिश करेंगे ही, साथ में भी ये भी समझेंगे कि उनका इतिहास और संस्कृति उनकी कैसी रही है और उसका किसी भी चीज़ पर कितना इम्पैक्ट रहता था या रहता है। अब नेक्स्ट हमारा है कि विश्लेषण में कुछ सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनुमति दी जाए। इसके अलावा मतलब वो कहते हैं कि आप भाई विश्लेषण तो कर रहे हैं, ठीक है, आपने वहाँ पे सबके कल्चर्स को मैच कर दिया, लेकिन कैसे आप, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे आप किसी आदिवासी व्यक्ति के जीवन को, उनके कल्चर को, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाले शहर, उसने सिर्फ शहर देखा, उसने जंगल वगैरह तो वो सिर्फ घूमने के नाम पे देखा होगा, तो आप कैसे उनकी सोच में कंपेरिजन कर सकते हैं, उनके जीवन पद्धति पे कंपेरिजन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अलग अलग जगह से हैं, अलग माइंडसेट से हैं, अलग चीज़ों से हैं वो। तो यहाँ पे वही चीज़ बोले कि आपको उनकी संस्कृति को तो थोड़ा सा रियायत देना पड़ेगा ना इन चीज़ों के लिए। आप किसी की संस्कृति को कैसे स्टैंड करवा सकते हैं एक जगह, क्योंकि अब आप देखिए कि एक कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बेटियों के साथ, जो बेटियाँ होती हैं उनकी काफ़ी अच्छा उनको पढ़ने को दिया जाता है, या फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके हस्बैंड उनके साथ रहते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बेटों के घर पे बेटियों को आना पड़ता बहू बनकर। तो ये सब चीज़ें कि उनकी संस्कृति अलग है। अब उनकी आप संस्कृति में ये बोलो कि नहीं आप गलत हो, आपका प्रोसेस गलत है, आपको पैट्रियार्कल नहीं होना चाहिए, तो फिर वो भी तो इस बात को कहेंगे कि आपकी संस्कृति हमसे अलग है तो आप भी गलत है। तो यहाँ पे वो कहते हैं, जेम्स कॉलमोन, गैब्रियल आलमंड और लुइस पाई जैसे विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि राजनीतिक विकास तथा राज्य के
तुलना तथा विश्लेषण के लिए उपयोगी मानी गई है। यानी कि जो राजनीति का विकास है वो नए राज्यों की तुलना करता है और उनके विश्लेषण करेगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके वामपंथ के रूप में भी इसी प्रकार का विकास तथा बड़े पैमाने पर इसी प्रकार की अवधारणाओं को देखा जाता है। लेकिन देखिए, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो वामपंथ एक नया विंग निकल के आया है, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसका जो विकास करने का तरीका है वो किस प्रकार का है और वो किस अवधारणाओं को रखकर विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि विकासशील देशों को समझने के लिए क्रमबद्ध व विकास और निर्भरता जैसे उनके अंतर को विकासशील देशों के साथ उनके अंतर को स्पष्ट करने के लिए सामने लाया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक प्रणाली के बारे में बड़े पैमाने पर सिद्धांत को सामने लाने तथा ग्रेड थ्योरी पर जोर दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम पश्चिमी देशों के साथ अंतर को देखेंगे तो बहुत अलग हो जाएगा अंतर, क्योंकि ऑफकोर्स पहली बात तो पूरे विश्व को ईस्ट और वेस्ट में जाना था कि वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये ईस्टर्न वर्ल्ड है। वेस्टर्न वर्ल्ड डेवलप है, पढ़ाई में बढ़िया है, नौकरी है, पैसा है, ये सब चीज़ें, इसलिए भी वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। अब है ये दृष्टिकोण शुरू से ही लोगों को पसंद नहीं आया। इन्होंने इसमें क्योंकि ये यूरोपीय केंद्रित था, न्यूनतावादी था और अति महत्वाकांक्षी भी था, इसलिए इसकी आलोचना की गई। इस पैमाने पर तुलनाएं बहुत कठिन सिद्ध हुई, इसलिए अपेक्षाकृत अधिक नियामक विज्ञान की और रुझान शुरू कर दिया गया। मतलब यहाँ पर बोला गया कि अब जो हमारा जो ये, क्योंकि ये लोग जो तुलना करते थे वो बहुत हार्ड होती थी या उसके आउटकम्स काफ़ी अजीब तरीके के होते थे, तो इन लोगों ने अब जो नॉर्मेटिव साइंस होगी उसके रुझान, उसके डेटा, उसके आउटकम्स को यूज़ करना शुरू कर चुके हैं ये लोग। अनेक विद्वानों को अपने ही प्रयासों से मोहभंग हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो कंपैरेटिव थ्योरिस्ट थे ना, वो जो भी वो आउटकम निकालते थे वो मानते थे कि मेरा ज़्यादा अच्छा है, बाकियों का आउटकम ज़्यादा अच्छा नहीं है या फिर ख़राब है। अब भी यहाँ पे इन्होंने बुलाया कि समाजशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व कोश में आलमंड ने तरक दिया है कि तुलनात्मक राजनीति उत्कृष्ट रूप में एक आंदोलन है और राजनीति शास्त्र के भीतर उपविभाग नहीं है, यानी कि एक आंदोलन है, ना कि ये कोई डिसिप्लिन है किसी भी सब्जेक्ट का। 1970s के दशक के अंत तक तुलनात्मक राजनीति एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गए। इसके कुछ हिस्से राजनीतिक सिद्धांत में शामिल कर लिए गए और कुछ हिस्से क्षेत्र अध्ययन के लिए शामिल किए गए। जो हमारी तुलनात्मक राजनीति है ना, वहाँ उसके बारे में कहा गया कि जब वो अपने पीक पर था ना, तो उसको डिवीज़न देने की कोशिश की गई। एक डिवीज़न तो दिया गया कि जो तुलनात्मक राजनीति है उसके लिए, और दूसरा डिवीज़न दिया गया कि जो तुलनात्मक सिद्धांत होगा उसकी स्टडी के लिए। देखिए, हम इसे आज यहीं तक पढ़ेंगे और फिर अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस वाले पार्ट से 1.3 तुलनात्मक प्रणाली से समझने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। अच्छे से लिख कर आना है और घबराना नहीं है, और आपको अपने एग्जाम्पल्स आप जितने ज़्यादा उसमें डालेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और साथ में ही आप अपने आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए लिखने की, ताकि आपको एग्ज़ाम में पता लग सके कि आपको एक आंसर लिखने में कितना टाइम लगता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट अस।